प्यारे बच्चों, आज आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और बस कल आपका जो है साइंस का एग्जाम है और कल आप लोग को और मेहनत करना है। प्यारे बच्चों, आप सबका आज एग्जाम बहुत अच्छा गया। कल आप सबका साइंस का विज्ञान का एग्जाम है और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आज का क्वेश्चन आया वैसे ही कल आपका जो है ना ज्यादा हार्ड रहेगा ना ज्यादा इजी रहेगा, मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जब तक एग्जाम को एनालाइज किया मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, मॉडरेट देगा, सवाल को घुमा के देगा। आप लोग वहां फंस के गिर जा रहे हो, नहीं गिरो, बिल्कुल उठो। और कहते हैं ना कि आज जो मैं यहाँ पीपीटी में मोटिवेशन शायरी लेके आया हूं कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज अगर आपका 10th में अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो आपके सीने पर धब्बा रह जाएगा। आपकी जिंदगी भर आपको ये कहना पड़ेगा, हाँ मैं भी फर्स्ट किया हूं, हाँ मेरा नंबर थोड़ा सा कम आ गया, मैंने मेहनत नहीं किया था। तो बिल्कुल बच्चों, अगर कल को आसान बनाना है आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बस और कुछ दिन और फिर आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग थोड़ा इधर उधर अपना टहल लेना, कुछ भी करना, आई डोंट केयर, बट आपको अभी भी हार्ड वर्क करनी होगी। तो आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का जो है वन शॉट वीडियो, और इसमें हम आपको तीनों बुक रिवीजन करा देंगे। प्यारे बच्चों, साइंस की बात की जाए तो साइंस में कितने बुक होते हैं? साइंस के अंदर में तीन चीज आपको पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बात की जाए भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, और ये तीनों से आपको जो है सटीक से सटीक क्वेश्चन करना है। और मैं कहता हूं जैसे 100 में 100 एकदम फिक्स है। और जितना मैंने अब तक वीडियो कराया वहां से आपको सब कुछ लगभग मिल रहा होगा। तो बिना देर किए आइए हम लोग आते हैं पीपीटी पर और आपको पूरा वन शॉट रिवीजन कराते हैं, किस चैप्टर से आपको कितना अच्छे से पढ़ना है और क्या आपको गलती नहीं करना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये जो आज का मैं थंबनेल जो बनाया हूं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वन शॉट रिवीजन, साइंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पे मैं अपना फेस हटा लेता हूं, अब स्टार्ट करता हूं आप सबको। प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों आप सबका, इसको यहां रख देते हैं। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि दर्पण सूत्र क्या है, उसको लिखे 2 नंबर में, तो आप सिर्फ इतना लिख मत दीजिएगा, उसको लिख कर और यहाँ लिखिएगा v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, f बराबर फोकस की दूरी, ऐसे लिख दीजिए तो 2 नंबर देगा। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों? वक्रता त्रिज्या r, फुकाशंतर f का संबंध r बराबर 2f, r बराबर 2f, r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग कैसा होता है? 3 इंटू 10 पर ms-1, ठीक है, पावर है हमारा यहाँ -1। तो इसी तरह आपको रखना है, अगर कितना प्रकाश का वेग जो होता है, वेलोसिटी कितना होता है, तो आप इसको याद रखिए 3 इंटू 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम, इसको याद रखिएगा। परावर्तन के 2 नियम, अपवर्तन के भी आपके यहाँ नियम को याद रखना है। पर कौन सा है देखिए यहाँ पर, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का साइन अनुपात माध्यम के अपवर्तन गुणांक के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटे आर बराबर एन बटे n1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। n1 का मतलब क्या होता है? अब अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको लिखना है। n1 का मतलब पहले माध्यम का अपवर्तक गुणांक, n2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तन गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? लेंस सूत्र आपको लिखना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां प्रतिबिंब की दूरी f जो है क्या हमारा, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी, और f क्या है लेंस की फोकस दूरी। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर में देखता है लेंस सूत्र क्या है, इसको लिखे तो आप खाली इतना नहीं लिख दीजिएगा, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ दर्पण सूत्र लिख के छोड़ मत दीजिएगा, उसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, उसको अच्छे से आप सॉल्व कीजिए, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर है बच्चों। आइए बच्चा, लेंस की क्षमता क्या लिखा है वहां पे? लेंस की क्षमता, इसको इधर कर देते हैं। हाँ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। ये हमेशा याद रखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस क्या प्यारे बच्चों? आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसा बनाता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय लेंस कैसा बनाता है? 2 गोलीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। आप पहले भी इस चीज को पढ़े हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ वन शॉट में। क्या करा रहा हूँ? सिर्फ ओनली और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इस चीज का आपको ख्याल रखना है मेरे अच्छे बच्चों। आप क्या है, समझन, लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी की समयोजता करता है, उसे हम लोग समझन क्षमता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा इतना पहला चैप्टर हो गया। इसमें आपने पहला चैप्टर में क्या पढ़ा? प्रकाश, प्रकाश दूरी, प्रकाश स्रोत,
है ना? प्रकाश स्रोत और कभी कभी क्वेश्चन ये होता है इनमें से कौन सी वस्तु प्रकाश स्रोत नहीं देती है, कौन देती है, प्रकृति प्रकाश स्रोत क्या है, मानवीय प्रकाश स्रोत क्या है, इसको आपको देख लेना है। दर्पण, उसके प्रकार, फिर अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लेंस, फिर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है, आइए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र क्या है? आंख एक प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरे की तरह काम करती है। फिर उसमें कॉर्निया होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश पतली झिल्ली से गुजरता है, इसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? नेत्र की समझन क्षमता क्या है? वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है और दूर स्थित वस्तुओं को फोकस करता है, उसे हम लोग नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। डायाफ्राम और पुतली क्या है बच्चों? डायाफ्राम पुतली के आकार को नियंत्रित करता है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये हुआ डायाफ्राम और पुतली। रेटिना क्या होती है प्यारे बच्चों? ये सब क्वेश्चन अगर आपने लिखा है तो आप नहीं इसको याद करना चाहते, आपने कॉपी में लिखा है ना, तो कॉपी उठाइए, उसमें टिक मारिए ऐसे ऐसे, ठीक है, टिक मार लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, रेटिना क्या? प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है जिन्हें दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दृष्टि दोष क्या है? सामान्य दृष्टि दोषों में निकट दूरदृष्टि और जरा दूरदृष्टता में शामिल है। तो ये दृष्टि दोष है। कितने प्रकार? तीन प्रकार के हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक जरा दूरदृष्टता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्पष्ट दर्शन दूरी क्या है? मान सामान्य नेत्र के लिए कितना है? ये 25 सेंटीमीटर। कितना है ये? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र के लिए अनंत पर होता है। प्रकीर्णन क्या है? शून्य वायु रहित रहित में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? लाल रंग क्या होता है? खतरे के, कभी क्वेश्चन है लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है 2 नंबर में, तो आप वहां फंसेगा नहीं। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग, क्योंकि यह कोहरे और धुएं से कम प्रकीर्णित करता होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तारे टिमटिमाने का कारण। दृष्टि क्षेत्र क्या है? दो आंखों के कारण अधिक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विद्युत बल्ब, अब कौन सा चैप्टर आ गया? एक मिनट, हाँ, इधर नीचे आएगा तीसरा। यहाँ हो गया आपका दूसरा बच्चों। दूसरे में हमने सिर्फ मानव आंख के बारे में पढ़ा। तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत, जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाय टी है हमारा। ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यह परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। इस चीज को आप अच्छे से याद कीजिएगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूलम बटे 1 कूलम। ठीक है, V बराबर क्या है यहाँ पर आपका? जूल कूलम। ठीक है, जूल कूलम है आपका, यहाँ पर JC लिखा हुआ है, प्रति कूलम, है ना, जूल प्रति कूलम। ओम का नियम मस्ट VBI याद कर लीजिए। किसी चालक में विद्युत धारा विभवांतर के अनुपात में प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे I बराबर V बटे R। I बराबर क्या होता है? कूलम का नियम, I बराबर V बटे R। R जो होता है रेसिस्टेंट, प्रतिरोधक होता है। श्रेणी क्रम में कैसे होता है? REQ बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ठीक है, अब क्या है, जब प्रतिरोधक समांतर हो तो समांतर में हो तो क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा I विभवांतर V के अनुपात में और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I बराबर V बटे R। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह का सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। प्यारे अच्छे बच्चों, उसके बाद क्या है क्वेश्चन? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इसका SI मात्रा क्या है? वाट। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे प्रति 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? विद्युत शक्ति बराबर P बराबर V इंटू आई। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 इंटू 6 इंटू 10 पर 6 जूल है। ये याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? तो बच्चों 3 इंटू 6 इंटू 10 पर 6 जूल होता है पावर। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? W बराबर V इंटू आई इंटू टी। जूल का ताप नियम क्या है? जूल ऑफ हीटिंग। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आप तो पढ़ दे रहे हैं। अरे भाई, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं रहा हूँ। ऊष्मा धारा के वर्ग और प्रतिरोध और समय के अनुपात में होती है। विभवांतर और कार्य को आप लोग याद रखना कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है V बराबर W बटे Q। तो W का माने क्या है?
Q का माने क्या है, इसको याद रखना है आपको, ठीक। विद्युत बल्ब आपको अच्छे से याद रखना है। जितने बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। विद्युत बल्ब अच्छे से पढ़ लेना, इसका फिगर बनाने सीख लेना, कहीं फिगर ना दे दे एग्जाम में 5 नंबरिया में 2 नंबरिया में। बल्ब के तंतु टंगस्टन के होते हैं, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार धातु या मिश्र धातु से बने होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इत्यादि। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि फ्यूज तार क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या बच्चों, फ्यूज तार का कार्य अत्यधिक विद्युत धारा में प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। तो चुंबक क्षेत्र को आप बढ़िया से कर लेना। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। चुंबकीय ध्रुवों के गुण क्या है? सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्राकृतिक चुंबक क्या है? चुंबक पत्थर एक प्रकार का लौह अयस्क है, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ये एक प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक ऑस्टेड है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी चालक में प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा प्रेरित होती है, और वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो आप अगर सर लिखाएं आपके टीचर विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो सिर्फ उसको याद कर लो ना, मेरा वाला मत देखो। लेकिन नहीं देखना है, लेकिन आपको टिक लगा लेना है कि ये क्वेश्चन को हमको याद करके जाना है, कहीं क्वेश्चन आ ना जाए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक युक्ति है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विद्युत मोटर क्या है, इसको लिखें। तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है बच्चों। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है? दाहिने हाथ से धारावाही चालक को पकड़ते हुए अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर करता है और इंगित करता है, और उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दिखाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे का को परस्पर लंबे रखी जाता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे उंगली वाला नहीं, आपने यहाँ फिगर तो नहीं लगाया, लेकिन उंगली वाला जो है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा के चालक पर चलने वाला बल की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखो जितना भी है बहुत कम में, हम लोग एक एक आधे आधे पेज में आपको एक चैप्टर खत्म करें। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम B विद्युत धारा I और चालक की लंबाई I के आधार पर, जैसे B बराबर B प्रोपोर्शनल I बटे R है, जहां R क्या है? चालक की दूरी। देखिए आप नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे, खत्म हो गया ना, कितना शॉर्ट में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 5 है, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत सस्ते, सुलभ परिवहन और भंडारण में आसान होने चाहिए, और प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक ऊर्जा प्रदान करना चाहिए, ये होता है। और आप लोग अगर बच्चे, और देखो मैं यार आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ये आप मिला लेना, आपके क्वेश्चन बैंक में सारा मिल जाएगा, राइट। मैं कह रहा हूँ आपको क्या है? नवीकरणीय स्रोत जो बार बार पुनः उपयोग किए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अनवीकरणीय स्रोत जो सीमित मात्रा में होते हैं और समाप्त होने पर पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, यही सब हुए अनवीकरणीय स्रोत। जीवनी ईंधन क्या है? प्रमुख जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये सब हुए आपके जीवाश्म ईंधन। कौन कौन से हैं? कोयला। आप क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन जीवाश्म, आप लोग नवीकरणीय अनवीकरणीय तो पढ़े ही, लेकिन जीवाश्म ईंधन कौन है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। शाम को मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, वहां से देख लीजिएगा, VBI लड़ेगा। जैव ऊर्जा क्या है? बायोमास एनर्जी क्या है? हरे पौधे सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित जैव पदार्थ का बायोमास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल विद्युत ऊर्जा क्या है? ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पानी की प्रवाह शक्ति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर सेल क्या है बच्चों? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। इतना लंबा भी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए फटाफट खींच रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। सौर उष्मांक का मान लगभग कितना है? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। बायोगैस क्या है? इसको याद कर लीजिए। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, जो लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 75%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पवन चक्की। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को पवन चक्की कहलाती है। सोलर कुकर क्या है बच्चों, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर खाना पकाया जा सके। समुद्री ऊर्जा, ओशन एनर्जी क्या है, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा तीन प्रमुख स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। कौन कौन से है? पहला है ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार भाटे की ऊर्जा का उपयोग होता है। देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाए समुद्री ऊर्जा के बारे में तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के तीन प्रमुख स्रोत है, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, वहां हमारा खत्म हो गया है। अब केमिस्ट्री में हम लगभग रसायन शास्त्र में जो सबसे कठिन हमको लगता है बच्चों के लिए होगा, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और एक एक पॉइंट जहां मैं लिखा रहा हूं या बता रहा हूं अगर आपने लिखा है उसको याद कर लिया। सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या है इसको याद रखिएगा। जो एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। शब्द समीकरण सबसे सरल विधि है जिसमें अभिक्रिया का व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 2 नंबर में दे देता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आइए इसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अगर अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको बड़ा कर देते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, जिन समीकरणों में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है उन्हें कंकाली मतलब कि अभिकारक और जो भी उत्पाद जो भी नया चीज आएगा उसकी संख्या असमान रहे उन्हीं को कंकाली समीकरण। एक मॉडरेट क्वेश्चन है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, अगर दे दिया तो याद कर लेना। अभिक्रिया के प्रकार कौन है, संयोजन अभिक्रिया, जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं CaO और H2 दोनों मिलने पर क्या बना, एक नया एकल उत्पाद बनाया। ठीक है, अभी मैं उतना आपको रिएक्शन नहीं कराऊंगा बच्चों, शॉर्ट कम आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन गैस से आएगा, मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, याद कर लो। समय आपके पास 24 घंटा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब क्या है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, है ना। Fe प्लस CuSO4 से क्या क्या बना है, FeSO4 प्लस Cu, है ना। आपको इस चीज को अच्छे से याद रखना है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसको रट लीजिएगा। ऊष्मा शोषित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसको देख लीजिए। उपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लीजिए यहाँ पर उपचयन अपचयन, देख रहे हैं, देख रहे हैं। इससे जो बन रहा है वो क्या बना, उपचयन, और इधर से जो जा रहा है ये क्या बना, अपचयन। आगे बढ़ते हैं, उतना मैं अच्छे से आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये याद रख लीजिए, कभी कभी फुल फॉर्म आता है CNG और LNG और LPG का फुल फॉर्म लिखिए तो क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रमुख गैसीय ईंधन है। अम्ल, क्षार एवं लवण कौन कौन से हैं, पहले सूचक इंडिकेटर्स, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करता है वे सूचक कहलाता है। जैसे लिटमस पेपर, क्या होता है लिटमस पेपर। आखिर में और अच्छे से आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ाता तो 3D करके बताता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो आप सूचक याद रख लीजिएगा। जो वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को सूचित करता है वो सूचक कहलाता है, जैसे लिटमस पेपर में आपको पता चलता है। आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है कि अम्ल और क्षारक क्या है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल एसिड जल में घुलकर हाइड्रोजन बनाता है, क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन जिसे OH-1 कहते हैं। अम्लों के गुण क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि अम्ल के गुण क्या होते हैं, या अम्लों के गुण क्यों लिखा 2 नंबर में। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल लिटमस पत्र को लाल बना देता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। जैसे 2HCl प्लस Na2CO3 से क्या बना, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। पीएच स्केल आपको याद रखना है। अम्ल और क्षार की प्रबलता मापने के लिए पीएच स्केल 0 से 14 का उपयोग किया जाता है। अम्लीय विलयन का पीएच का मान 7 से कम होता है, VBI आएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच की गणना पीएच बराबर माइनस लॉग, फिर ब्रैकेट में जो हमारा H प्लस होता है। विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है, इसका उदाहरण शुद्ध जल।
क्या है, उदासीन विलयन क्या है, जिसका पीएच मान 7 होता है। जैसे अगर हमारा पानी हो तो उसका पीएच मान शुद्ध क्या होता है, 7 होता है। विलयन को क्या कहा जाता है, उदासीन, और इसका उदाहरण क्या है, शुद्ध जल। क्षारों के गुण क्या होता है, हमने अम्ल का पढ़ लिया, अब क्षार का पढ़िए। क्षार गुण क्या है, क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या बना देता है, नीला बना देता है बच्चों। लवण क्या है, लवण लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है। लवण में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण के लिए धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। रासायनिक नाम और सूत्र, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2 इंटू, ये सब फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, रासायनिक नाम और सूत्र BBI है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। व्यंजक चूर्ण क्या है, क्वेश्चन दे देता है, शुष्क भुजा हुआ और चूने पर क्लोरीन से क्रिया करके बनता है। धातु और अधातु से क्वेश्चन आता है। मेटल्स और नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। आधात वरीयता क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, धातुओं को पीट कर उनके पत्थर बनाए जाते हैं, उस गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आधात वरीयता कहते हैं। धातुओं के यौगिक कौन है, धातुएं प्रकृति में ऑक्साइड, सल्फेट और सल्फाइड और सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सुचालकता क्या है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता होती है। ऑक्साइड क्या है, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, धातु अधातु में अच्छा से फर्क को आप लोग समझ लेना। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं और अधातुएं कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आप इसे लिखे तो क्षारीय होते हैं, उसके बारे में कुछ और लिख दीजिएगा। ठीक है, अब धातु क्रम क्या है, आपको बढ़िया से रखना है। मेटलर्जी क्या है, आयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिशोधन कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मिश्र धातु क्या है, एली। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं को एक धातु एक अधातु के समानुपाती मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जस्तीकरण क्या है, गैल्वेनाइजेशन। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। अमलगम क्या है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा मरकरी होती है, इसे अमलगम कहते हैं। विद्युत धनात्मकता क्या है, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती है और ये क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन M+ में परिवर्तित हो जाती है। धातुओं की अभिक्रिया क्या है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जैसे 2NO 2Na 2HCl से क्या बना, 2NaCl और +H2, ये हुआ हमारा धातुओं से अभिक्रिया। आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होता है। किसमें होता है, जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक क्या है यह संयोजक यौगिक प्रायः कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील होते हैं। और धातुओं की क्या है, अभिक्रियाशीलता क्या है बच्चों, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के 3 वर्गों में बांटा गया। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन है, निम्न जो सबसे कम है सोना और चांदी, और मध्यम में कौन होते हैं, लोहा, जिंक और लोहा। सबसे उच्च में होते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होता है। चैप्टर 4 से जो आपका कार्बन और एवं उसके यौगिक से आता है, कार्बन एंड देयर कंपाउंड से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको उसको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और पेड़ पौधे। क्वेश्चन दे सकता है कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कार्बन की संयोजकता क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी वे 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। सहसंयोजक यौगिक कौन है, कार्बनिक यौगिक प्रायः सहसंयोजक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की साझा का उपयोग होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, जब कार्बन परमाणु एकल आवरण द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। जैसे मीथेन जिसे हम कहते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। संतृप्त और असंतृप्त, ये 2 क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। असंतृप्त क्या है, जिन हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उदाहरण के लिए एथीन और एथाइन। कार्बन के अप्रूप क्या है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीथेन। मीथेन को अच्छे से याद रख लीजिए, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन 2 नंबरिया। मीथेन एक प्रमुख ईंधन है और बायोगैस और संपीड़ित प्रकृति गैस CNG का मुख्य घटक है। इसका आप एग्जाम्पल ये लिख दीजिएगा,
CH4 जिसे मीथेन और प्लस 2O2 ऑक्साइड से क्या बना CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल से क्वेश्चन देता है। एथेनॉल का आप ये याद रख लीजिए स्ट्रक्चर C2H5OH और अम्ल का CH2COOH का दैनिक उपयोग अत्यधिक होता है। एथेनॉल का प्रयोग सैनिटाइजर, ईंधन, अन्य पेय पदार्थों में, जबकि एथेनोइक अम्ल सिरके के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साबुन और अपमर्जक, ये क्वेश्चन आता है। लंबे श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं और अपमार्जक क्या है? लंबे श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के लवण को अपमार्जक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिसेल क्या है? जब साबुन या अपमार्जक अणु जल में घुलते हैं तो वे एकत्र होकर गुच्छों का निर्माण करते हैं और गंदगी को निकाल देते हैं, जिसे हम मिसेल कहते हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। मिसेल क्या, अच्छे से याद कर लीजिएगा। व्यावहारिक रूप से उत्पन्न कार्बनिक यौगिक क्या है? एथेनॉल, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, पेंट, दवाइयाँ, प्लास्टिक, पेट्रोल, रबड़, साबुन, अपमर्जक आदि व्यावसायिक रूपों में महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। अब चैप्टर 5 पर आते हैं, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को उनके गुण धर्मों की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था बच्चों। वर्गीकृत किया गया था किनके? गुण के आधार पर। कौन से? गुण के आधार पर। बस बच्चों बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा, हाँ बच्चों क्वेश्चन को आप देखते जाइए। अब क्या है? डोबेराइनर का त्रिक क्या है? डोबेराइनर ने तत्वों को त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया, जहां 3 तत्वों के एक समूह को मध्यवर्ती तत्व का द्रव्यमान शेष 2 तत्वों में के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक, न्यूलैंड्स ने तत्वों को अष्टक सिद्धांत के आधार पर वर्गीकृत किया, जिसमें उन्होंने देखा कि प्रथम 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होता है। अष्टक का अष्टक सिद्धांत का आधार परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है बच्चों? मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुणधर्मों की समानता और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों के समूह और आवर्त में व्यवस्थित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? उन्होंने भविष्यवाणी की और कुछ तत्वों को बाद में खोजा जाएगा और उनके लिए सारणी में खाली स्थान छोड़े। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? इसको लिखिए, आपका क्वेश्चन आएगा 2 नंबरिया में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त है। बस इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह और आवर्त के गुणधर्म क्या है? किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु आकार बढ़ता है और धात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, तो ये हो गया समूह। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और तत्वों का परमाणु का आकार घटता है और आधात्विक गुणधर्म कहलाते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे कि धात्विक गुणधर्म क्या है और आधात्विक गुणधर्म क्या है। धात्विक गुणधर्म जिनका परमाणु आकार बढ़ता है और आधात्विक जिनका परमाणु आकार घटता है। अब बायोलॉजी पे आते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत छोटा छोटा ये चैप्टर है, लेकिन आपके लिए बहुत मजेदार है। पहला आता है क्वेश्चन जेब प्रगम से क्या है? शरीर क्या है? शारीरिक क्रिया विज्ञान, सजीवों के, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सजीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। जेब प्रकम क्या? लाइफ प्रोसेस, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवित रहने के लिए शरीर के अंदर होने वाले कार्यों को नियंत्रित किया जाता है, जेब प्रकम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण क्या है? पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उन्हें जेब प्रकम हेतु उपयोग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोषण के 2 प्रकार है, सपोषण, परपोषण। ये याद कर लीजिएगा कि सपोषी और परपोषी या सपोषण परपोषण एक ही है। सपोषण जो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना अपना देखो जो हम ये सब करा रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पे आपको मतलब कि शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। आप इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा ना, फिर दिक्कत होगा। कि अब मैं आपको बहुत शॉर्ट लिखा है। सब पोषण क्या मतलब? पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, आप इतना सा नहीं लिखिएगा। सब पोषण के सब पोषण कौन है? तो वे जो अपना भोजन समय बनाते हैं उसे हम लोग सब पोषण कहते हैं। तो उसका उदाहरण जैसे पौधे, या उसमें प्रकाश संश्लेषण में डाल सकते। पर पोषण जो मानव, हम लोग मानव है जो अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। मानव में पाचन क्रिया, पाचन क्रिया से आपको मेरे याद आया कि आपको पाचन तंत्र भी दे देता है फिगर बनाने के लिए। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख्य गुहा से शुरू होती है, जहां भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। श्वसन भी दे सकता है। ये दोनों मस्ट बीवीआई है, याद कर लीजिए। श्वसन वे जैव क्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये वैवीय और अवैवीय दोनों प्रकार के होता है, दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों?
वेवियस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है, जबकि अवेवियस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, श्वसन अंग क्या है? त्वचा, श्वास नली, क्लोम, फेफड़े। ये सब याद कर लेना, कौन कौन है श्वसन अंग? त्वचा, श्वास नली, क्लोम, फेफड़े। क्वेश्चन ये भी दे देगा कि जंतुओं के श्वसन अंग के बारे में लिखे, तो आप लिख देना त्वचा, श्वास नली, क्लोम। तो जंतु के हम कहाँ से ले रहे हैं? फेफड़े से। कौन त्वचा से लेता है, कौन श्वास नली से लेता है, इसको याद रखना है। श्वासोच्छ्वास क्या है? दो चरण में होते हैं, एक प्रश्वास, एक उच्छ्वास। जब वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश करता है तो उसे प्रश्वास कहते हैं। उच्छ्वास क्या हुआ? जब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हम अंदर ले रहे हैं तो प्रश्वास, इंस्पिरेशन, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो वो क्या बना? एक्सपिरेशन। परिवहन तंत्र क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम, फ्लोएम, ये सब क्वेश्चन आता है। परिवहन तंत्र क्या है, इसको अच्छा रखना है। क्या है, जीवों के शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करने के लिए विकसित तंत्र होता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वेवीय भागों से जल रंध्री स्टोमाटा के माध्यम से वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद किया। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और रक्त पतिक कणिकाएं, प्लेटलेट्स भी होती है। हृदय का फिगर आप लोग याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा। हृदय क्या? हृदय शरीर में केंद्रीय पंप की तरह कार्य करता है, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसे पूरे शरीर में परिचालित करता है। मनुष्य का हृदय 4 विषयों में विभाजित है, 2 प्रकोष्ठों में और 2 निल्ले में। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? न्यूरॉन्स भी दे सकता है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के भाग क्या है बच्चों? क्या चीज है? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग है, साइटोकॉन, एक्सॉन और टेंड्राइट्स। इसको आपको याद रखना है कि साइटोन क्या है, जिसमें सेल बॉडी भी काम करते हैं। एक्सॉन क्या है? तंत्रिका तंतु जो संदेशों का संचालन करता है। टेंड्राइट्स क्या है? ये तंतु कोशिका से जानकारी ग्रहण करते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन कौन करता है बच्चों? ये भी याद रखना है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए खोपड़ी में क्रेनियम होता है। मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने के लिए एक झिल्ली होती है। मस्तिष्क के कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का सबसे अच्छा कार्य जो है बच्चों वो है सेरिबरम। कौन है? सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। ये बुद्धि और चतुराई का भी केंद्र है। देखो, बार बार मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं मस्तिष्क के कार्य को याद के लिए, जितना भी मैं टॉपिक कराया अभी तक, चाहे वो मस्तिष्क बताऊंगा, हार्मोन बताऊंगा, अगर आप अपने कॉपी में लिखे हैं मिला लीजिए, इस पूरा वीडियो को देख लीजिए और उसी सटीक तरीके से आपको बिठाना है। कल एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बच्चों, मेरी बात को समझो। हार्मोन और उसका नियंत्रण क्या है, आइए पढ़ते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त रासायनिक यौगिकों के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का नियंत्रण क्या है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर इंसुलिन और ग्लूकायनन द्वारा नियंत्रित होता है। डायबिटीज मेलिटस क्या है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है डायबिटीज। अगर क्वेश्चन देगा कि डायबिटीज मेलिटस कैसे होता है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे किसी भी मनुष्य में जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो उससे डायबिटीज का प्रभाव अधिक होता है और उससे उसे डायबिटीज हो जाता है, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। ऐसे आप बैठा के थोड़ा लंबा कर सकते हैं। वृद्धि हार्मोन आपका आएगा, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन के शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बच्चों में वृद्धि हार्मोन की कमी से बोनापन होता है। अधिकता में क्या होता है? जाइकिटिज्म होता है। क्या होता है? जाइकिटिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? थोड़ा सा अब पुष्प आ गया। अच्छा, नियंत्रण समन्वय। थोड़ा बच्चों में ऊपर नीचे आ गया, लेकिन आपको समझ रहा है। मैं नियंत्रण और समन्वय जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का मैंने ऊपर करा दिया है, यहाँ समझ लीजिएगा। इसके प्रमुख कौन कौन से प्रणालियां हैं? पहला तंत्रिकीय और रासायनिक, जो मैं ऊपर में करा दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में। और तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का तो भी एक पिक्चर आगे करता है बच्चों। जीव जनन कैसे करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका बायोलॉजी में। जनन क्या है? जनन वे जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आलिंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये क्वेश्चन आएगा। आलिंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सब बच्चे इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। 24 घंटा आपके पास टाइम है, सुबह शाम कर दो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ तक अगर वीडियो में आ चुके हैं, बस थोड़ी देर और, फिर आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक से इस सब क्वेश्चन को मिला के रटते रहिए। उभयलिंगी जीव क्या है? जब नर और मादा लिंग एक ही जीव में उपस्थित हो उसे उभयलिंगी, जैसे उदाहरण केचुआ और हाइड्रा, जो दोनों एक ही में रहे। द्विखंडन और बहुखंडन क्या? द्विखंडन जीव दो बराबर संतानों जीवों में
विभक्त होता है जैसे एम्बीबा। कैसे? एम्बीबा। बहुखंडन क्या है? एक जीव कई संतान जीवों में विभक्त होता है जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसको याद रखना। मुकुलन एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुकुलन क्या है? मुकुलन एक प्रकार का आलिंगिक जनन है जिसमें जनक के शरीर पर मुकुल निकलता है और नए संतान जीव का निर्माण करता है। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? पुष्प के भाग। एक प्राकृतिक पुष्प में 4 भाग होता है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, जयांक। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। मनुष्य का नर जनन विरसन, मादा का जन्म क्या होता है? इसको याद रखिएगा। कभी कभी दे देगा मनुष्य का नर जनन अंग तंत्र को लिखे या मादा के जनन अंग तंत्र को लिखे, तो क्या होगा? विरसन टेस्टिस नर का मुख्य जनन अंग होता है जो विरसन कोष में स्थित होता है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मादा जनन तंत्र क्या? मादा जनन अंग में अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय योनि और भग। देखो ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं का मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आ जाए कि मासिक चक्र को लिखे, तो आप कैसे इसको लिखिएगा? महिलाओं में मासिक चक्र प्रत्येक 28 दिनों का होता है। यह अंडाशयों और गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित होता है। निषेचन क्या है बच्चों? निषेचन अंडाणु युग्मज का निर्माण करता है जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है। लिंकिंग जनन संचित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, यौन संबंध में होने वाले संक्रामक रोगों से लिंकिंग जनन संचरित रोग एसटीडी कहते हैं जैसे एड्स और सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? एड्स। एड्स एक घातक रोग है जो एचआईवी वायरस के कारण होता है और ये यौन संपर्क, संक्रमित रक्त और संक्रमित भ्रूण से फैलता है। परिवार नियोजन की 2 विधियां, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है इसको। पहला प्राकृतिक विधि, सहवास के समय पर आधारित, और यांत्रिक विधि जैसे कॉन्डम, डायफ्राम और क्या है? सर्वाइकल कैंप। और क्या है? रासायनिक विधि क्या है? जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, बंध्याकरण, गर्भपात, ये सब रासायनिक। 3 अगर क्वेश्चन दे दे कि परिवार नियोजन की विधियों को लिखें तो आप लिख देना जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजना की 3 प्रमुख विधि है। पहला प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, और इसको बिठा देना सामने सामने। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट। बस ज्यादा चैप्टर नहीं है, इसके बाद आपका दी एंड हो जाएगा। आप बस समझिए, 2 पीपीटी बस बचा है, आप रुक जाइए, इतना देर रुक गया है तो। हाँ चलिए। आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवांशिकता क्या है? जनन प्रक्रिया द्वारा एक जीव के प्रत्येक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी के संतानों में हस्तांतरित होते हैं, इसे आनुवांशिकता कहते हैं। भिन्नता क्या है? समरूप युग्मज को छोड़कर कोई भी 2 मनुष्य पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं होते। ये भिन्नता जीवों के बीच विविधता का कारण है। कायिक विविधता क्या है? वातावरण, भोजन के प्रकार, अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार से उत्पन्न होने वाला भिन्नता को कायिक विविधता कहते हैं। मेंडल के प्रयोग क्या है? ग्रेंगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। संकरण से प्राप्त लक्षणों का अनुपात क्या है बच्चों? रूप अनुपात क्या है? 3:1। और उसके बाद जीनोटाइप क्या है? 1:2:1। कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? आनुवांशिकी के नियम को आप लोग याद रखना, कौन कौन से हैं? पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम। तो मेंडल का प्रथम आनुवांशिक नियम है और स्वतंत्र किसका है? मेंडल के द्विगुण संकरण के निष्कर्ष से प्राप्त नियम। आगे आगे क्या है बच्चों? क्रोमोसोम और लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम में नर में एक्स और मादा में वाई होता है। एक्स और एक्स, जबकि मादा में एक्स एक्स होता है, नर में एक्स और वाई होता है। वाई क्रोमोसोम का होना संतान के पुरुषत्व का संकेत है। प्राकृतिक चयन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चों? प्राकृतिक चयन और आनुवांशिक विचलन के सम्मिलित प्रभाव से नई उपजातियों का निर्माण होता है। और होमोसेपियंस क्या है? वर्तमान समय में सभी मानवों की जीन कोष एक समान है, जिससे यह साबित होता है कि सभी मानव एक प्रजाति होमोसेपियंस के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण क्या है? क्या है? किसी भी जीव के चारों ओर फैली जैविक और अजैविक घटकों से बना आवरण पर्यावरण कहलाता है। आवरण पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल में सपोषित संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक घटक, भौतिक वातावरण, पोषण, जलवायु शामिल होते हैं। उत्पादक क्या क्या होते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं बच्चों। जैव निम्नीकरणीय क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो सकते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है, जैसे पत्तियां, कागज, सब्जियों के छिलके। ठीक है।
जैव अनिम्नीकरणीय क्या है? वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका स्वरूप हमेशा एक जैसा रहता है, जो प्राकृतिक रूप से विखंडित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, धातु के डिब्बे, गिलास, ये होगा जैव अनिम्नीकरणीय। ओजोन स्तर को आपको अच्छे से याद रख लेना, ये भी आ जाता है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला होता है जो स्तर ओजोन स्तर कहलाता है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जो पृथ्वी की रक्षा करता है, उसे हम ओजोन स्तर कहते हैं। ओजोन स्तर का 6 आपको याद रखना है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन स्तर को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचने लगती है और ये पृथ्वी के पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। कचरा प्रबंधन को आप याद करिए। मानव द्वारा अत्यधिक मात्रा में कचरा पर्यावरणीय खतरे का सूचक है। कचरा प्रबंधक आज की प्रमुख समस्याओं में से एक है, जिसमें कचरे का सही ढंग से निपटान और पुनः उपयोग शामिल किया जाता है। पृथ्वी के बारे में जो पृथ्वी एक पर्यावरणीय इकाई है, जहां पारिस्थितिक तंत्र और विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट आपको चैप्टर को याद रखना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन वह साधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, वन, नदियां, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। पर्यावरण संरक्षण से आपको क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण संरक्षण का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना और उनकी सुरक्षा करना और उनका सही तरीके से ढंग करना। 3 R आपको याद रखना है। आपको हमेशा ये आता है क्वेश्चन कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के 3 उपाय बताएं, तो क्या? रिड्यूस, रिसाइकिल और यूज। कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। क्या है? तो देखिए बच्चों, कम उपयोग क्या है? संसाधनों का अनावश्यक उपयोग करना। पुनर्चक्रण, पुराने पदार्थों का फिर से उपयोग करना। पुनः उपयोग, एक ही वस्तु को बार बार उपयोग करना। तो इससे क्या होगा? अच्छा रहेगा हमारे लिए। वन फॉरेस्ट क्या? वन केवल आर्थिक विकास के साधन नहीं, बल्कि ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन 1970 में गढ़वाल उत्तराखंड के रेनी गांव में हुआ था। ये वनों की कटाई के विरोध में महिलाओं के द्वारा किया गया एक सफल आंदोलन था। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता वन जीव विविधता के विशिष्ट स्थल है, जहां अनेक प्रकार के जीव और वनस्पतियां पाई जाती है। जल संग्रह क्या है बच्चों? वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को संचित करने की विधि को जल हार्वेस्टिंग कहते हैं। तमिलनाडु में एरिस नामक प्रणाली से जल संग्रह होता है। केरल में प्राचीन, बच्चों नेक्स्ट है हमारा, बस कुछ देर और, कहाँ गया यहाँ। केरल में प्राचीन जल संग्रह प्रणाली को सुसंगम और हिमाचल प्रदेश 400 वर्ष पुरानी कुल्लू प्रणाली प्रसिद्ध है। क्वेश्चन दिया केरल, कई मॉडरेट क्वेश्चन दे दे कि केरल में प्राचीन जल संग्रह प्रणाली क्या है? सुसंगम, और हिमाचल में 400 वर्ष पुरानी कौन सी है? कुल्लू प्रणाली। गंगा सफाई योजना आ ही जाएगा बच्चों, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। गंगा सफाई योजना क्या है? गंगा 1985 में गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने का उद्देश्य से शुरू हुआ था। गंगा नदी के प्रदूषण के मुख्य कारण क्या थे बच्चों? शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। ये भी था। कब हुआ था? 1985 में। क्वेश्चन देगा मॉडरेट में, गंगा सफाई योजना कब हुआ था? तो 1985 में। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वालों को दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? कोयला, वन्य जीवन और वन्य हमारे प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बस अब हमारा लास्ट पीपीटी है, उसके बाद तो नहीं है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, 10-5 मिनट लगेगा। और आनुवांशिकता, ये भी तो पढ़ लिया लग रहा है हम लोग। हाँ पढ़ लिए। बस हमारा ये 6 चैप्टर था, आपको अच्छे से याद रखना है। जितना मैंने यहाँ पे आपको कराया, देखिए मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ। मेरा मकसद ये है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। चाहे जो भी मैं चैप्टर से पढ़ाया, चाहे प्रकाश था या मानव नेत्र था या विद्युत था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव था, या अगर बात की जाए कार्बन इसके उपयोग थे, बायोलॉजी में बात किया जैव प्रकम था, या हमारा पर्यावरण था, ये सबको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी मैंने आपको बताया 24 घंटे आप रिवीजन कीजिए। बस कहता है ना, सब लड़ेगा इतना पढ़ लो। मैंने वन शॉट रिवीजन करा दिया, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। अगर आप बढ़िया से बनाइएगा तो सब्जेक्टिव भी क्लियर किया। गंगा योजना याद ही कर लेना। लास्ट हम मूवमेंट में कहेंगे, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। आपके कल एग्जाम में कौन कौन सा आएगा आप याद कर लीजिए, इसी में से आ सकता है, इससे बाहर नहीं। एक आएगा बच्चों पाचन तंत्र, श्वास नली, हृदय, तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद जो आपका आएगा ये नेफ्रॉन आपका आएगा। उसके बाद नेफ्रॉन आ सकता है, और उसके बाद आपका जो है कहा जाए तो मानव दिमाग के बारे में आ सकता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना। ये सब फिगर आप अच्छे से याद कर लीजिए। पाचन तंत्र अच्छे से याद कर लीजिए। 4 को तो इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आएगा ही आएगा। देख लीजिए, ये देखिए क्या है? पाचन तंत्र, श्वास नली, हृदय, नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ह्यूमन ब्रेन।
ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। कहाँ पिक्चर घर में बना के, कहाँ पे सेरिबेलम है, कहाँ पर सल्कस है, कहाँ पर गाइरस है, कहाँ पे सेरिबेलम है, कहाँ पे कॉपर्स है, कहाँ पर ये है। एकदम इस तरह से अच्छा से इसको फिगर, मैं कहूंगा आप सबसे ज्यादा इसको याद कर लीजिएगा फिगर को। कहाँ पे अनिल्य है, कहाँ पे महाधमनी है, कहाँ पे फुफ्स धमनी है, फुफ्स शिराएं है, बायालिंद है, अर्धचंद्राकार कपाट है, कहाँ पर अगर कहा जाए अगर इसमें श्वास नली में कहाँ पर नसिका है, मुख है, गला है, ट्रेकिया है, फेफड़े है, बैरिक्स है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और शाम को आते हैं हम आपको वीवीआई मस्ट इंपोर्टेंट आपको कराएंगे, जहां पे हम आपको मैं अपना फेस ले आता हूं बच्चों, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा क्वेश्चन, जहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। शाम को आइए, आप 7 बजे तक मिलते हैं आपके इस वायरल क्वेश्चन में साइंस का, और सोशल साइंस का क्वेश्चन आपका अच्छा रहा। बस कल और एक बार मेहनत कर लीजिए, फिर इंग्लिश है थोड़ा बहुत चलेगा उसमें, लेकिन कल का एग्जाम आज आपको तगड़ी, अगर आ गए फर्स्ट सीटिंग वाले तो आप रगड़िए पूरा क्वेश्चन बैंक। हमारी वीडियोस को देखने के बाद वायरल क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।